हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। तो बच्चों, अपने पिछले सेशन में आप सभी को याद होगा वी हैड बिगन विद द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पर हमने डीएनए रेप्लिकेशन के टाइप्स, मॉडल्स और एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट को भी स्टडी किया था। और तो और हमने डिस्कस किए थे द रोल ऑफ वेरियस एंजाइम्स जो कि अपना रोल प्ले करते हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो आज का सेशन हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर एक्चुअली हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक ही है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी डीएनए रेप्लिकेशन में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको साइड बाय साइड स्टडी करते जाएंगे। तो जो पहला स्टेप आपको डीएनए रेप्लिकेशन में मिलता है बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। तो यू नो वेरी वेल, डीएनए को मुझे नया डीएनए सिंथेसाइज करना है, जिसके लिए मुझे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स का सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना होता है। अब नॉर्मली जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आप सुनते हो उनको हम रेफर करते हैं एज मोनोफॉस्फेट्स। फॉर एग्जांपल, एडेनिन कंटेनिंग अगर न्यूक्लियोटाइड है तो उसे हम बुलाते थे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन कंटेनिंग है तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन कंटेनिंग है तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमीन कंटेनिंग है तो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये जितने भी मोनोफॉस्फेट्स वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स। तो रिमेंबर, जो भी मोनोफॉस्फेट्स होंगे दे आर इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स। इनको पहले एक्टिवेट करवा के इनको ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करना होता है। बट ये जो मोनोफॉस्फेट्स हैं ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? सोचो, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ कर रहे हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। यू नो वेरी वेल ना, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में करती है, और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो ऑब्वियसली कैरियोकाइनेसिस करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर ही ये भी प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स यूकैरियोट्स के केस में, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स के अंदर दे आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो ये प्रोकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होंगे? सोचो, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म में इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्रेजेंट है, या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, और इनको हमें एक्टिवेट करना है इनटू द रिस्पेक्टिव ट्राइफॉस्फेट्स, और उसके लिए हेल्प करता है हमें एक एंजाइम विच इज कॉल्ड दी फॉस्फोराइलेज। तो आइए देखते हैं कैसे फॉस्फोराइलेज जो है वो इन मोनोफॉस्फेट्स को ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ना हम सारे के सारे मोनोफॉस्फेट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट, या फिर हम ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है ना, तो हमें शुगर को भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो इसके आगे ना हम डी लगा लेते हैं, दैट इज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये चार आपके इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन सभी को हमें एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेशन के लिए वी रिक्वायर्ड फॉस्फोराइलेज एंजाइम इन ईच केस। और फॉस्फोराइलेज इनमें फॉस्फेट या फिर पायरोफॉस्फेट को ऐड करके, दो फॉस्फेट को ऐड करके मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू, देखो ये वाला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल कन्वर्ट इनटू डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, another one deoxycytidine triphosphate, and last one deoxythymidine triphosphate। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपके सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ट्राइफॉस्फेट में, एक रिस्पेक्टिव ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होके एक्टिवेट हो जाएंगे। सो दीज आर गोइंग टू बी आवर एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स।
ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये अवेलेबल होंगे प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में, या फिर यूकैरियोट्स के केस में उनके न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, ताकि इनसे जाके फर्दर डीएनए की स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस हो सके अपॉन देयर जॉइनिंग। क्लियर? ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ आ गया। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप इज द रिकॉग्निशन ऑफ द ओआरआई साइट। तो भाई डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी बिगिन नहीं करता है, एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां से ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन की प्रोसेस का। तो इट इज़ एक्चुअली दी ओआरआई साइट, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बुलाते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस से बिगिन करता है, ओके। और प्रोकैरियोट्स में ये हमेशा एक मिलेगा, बट यूकैरियोट्स में दे कैन हैव मोर देन वन ओआरआई साइट, ठीक है। तो आई होप द वेरी फर्स्ट 2 स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब जो नेक्स्ट वेरियस स्टेप्स होने वाले हैं उनको हम कुछ छोटे छोटे एनिमेशन के तौर पे देखने वाले हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि वेरियस एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं और हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो बच्चों, अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे एनिमेशन की मदद से डीएनए के सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप इन विजुअल्स के थ्रू इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाओ। तो बच्चों, आपको पता है डीएनए जो है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन शो करता है। मतलब एक ऐसी रेप्लिकेशन जिसमें कि जब डीएनए की दूसरी कॉपी बनेगी ना, तो उस नए डीएनए में आपको एक पैरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व नजर आएगी, वाइल उसी पेरेंट स्ट्रैंड की, क्योंकि वो पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करती है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड मिलेगी। मतलब डीएनए एक तरह से एक हाइब्रिड होगा जिसमें कि आपको एक पैरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड मिलेगी, राइट। अब ये मैकेनिज्म कैसे आकर करता है उसको हम समझेंगे वाया सम एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पर आपके सामने ना एक डीएनए मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डेफिनेटली, और इसकी दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अराउंड हेलिकली बाउंड है। अब ये जो हेलिकली बाउंड डीएनए है, क्योंकि इसमें कॉइलिंग हो रखी है, ये कॉइलिंग की वजह से ना इसके ऊपर इन दोनों स्ट्रैंड्स पे हमेशा आपको एक टेंशन क्रिएटेड नजर आएगी, एक फोर्स क्रिएटेड नजर आएगा। अब नॉट ओनली दिस, डीएनए आपको पता है, डीएनए की हमने पैकेजिंग भी पढ़ी थी। डीएनए जो है वो हिस्टोन्स के अराउंड भी रैप्ड होता है, साथ ही साथ ये फर्दर लेवल्स ऑफ कॉइलिंग शो करता है। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग है या फिर वाइंडिंग है, उसकी वजह से हमेशा डीएनए पे ना आपको एक फोर्स या टेंशन क्रिएटेड नजर आएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन हो उससे पहले हमें इन दोनों स्ट्रैंड्स पर से वो फोर्स या टेंशन को रिमूव करना है, और उस फोर्स या टेंशन को रिमूव करने का काम करता है दिस टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। तो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा? देखो बच्चों, टोपोआइसोमेरेज इस टेंशन को रिलीव करता है फ्रॉम बोथ दी स्ट्रैंड्स। बट कैसे? देखो, टोपोआइसोमेरेज जाके इस कॉइल्ड पोर्शन को सबसे पहले कट करेगा, कट करने के बाद इसको रोटेट करके सीधा कर देगा, और सीधा करने के बाद वापस से रीसील कर देगा। तो इससे क्या होगा? ये जो कॉइल्ड डीएनए की स्ट्रैंड्स नजर आ रही हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होती हुई नजर आ जाएंगी। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स पर से आपको टेंशन रिलीव होता हुआ नजर आ गया। सो टोपोआइसोमेरेज ने टेंशन रिलीव कर दिया फ्रॉम बोथ द स्ट्रैंड्स, तो इसका काम खत्म। नाउ द एंजाइम हेलिकेज वुड कम एंड प्ले इट्स रोल। सो नेक्स्ट जो एंजाइम का रोल आने वाला है वुड बी हेलिकेज। हेलिकेज द अनजिपिंग एंजाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या करेगा? डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा। भाई हमें ऑब्वियसली सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पढ़ना है, जहां पर एक पैरेंटल स्ट्रैंड जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, और वो हमेशा एक्चुअली टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करती थी ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक्चुअली ये जो दो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं, दे आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, और दोनों की दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करती हैं, जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज होता है एक न्यू डीएनए। ओके, तो देखो हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज इन दो स्ट्रैंड्स को कैसे सेपरेट करेगा? अच्छा, मुझे बता सकते हो दो जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, वो जॉइंट कैसे रहती हैं? यस, बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि दोनों स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है ना, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स नजर आ रहे हैं। इन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नाइट्रोजनस बेस पेयर जो हैं वो आपस में जॉइंट है, और उन्हीं की वजह से ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो भी जॉइंट हैं। तो अगर मैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दूं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में प्रेजेंट हैं, इनको अगर ब्रेक कर दिया जाए थ्रू दी एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज, तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी ना। तो हेलिकेज क्या करेगा? देखो, हेलिकेज जाके इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा और दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगा। अब ये जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हुई हैं, दे विल एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर डीएनए सिंथेसिस। बट रिमेंबर, जो ये स्ट्रैंड सेपरेट हुई हैं, ये वापस भी तो आ सकती हैं, क्योंकि अगेन ये दोनों के दोनों हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, राइट। तो कहीं ये वापस से रीजॉइन ना कर जाएं। इन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखने का काम ड्यूरिंग द एंटायर रेप्लिकेशन प्रोसेस मेंटेन करता है सर्टेन प्रोटीन, और उन प्रोटीन को हम बुलाते हैं द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, ओके, उनसे बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है दीज टू स्ट्रैंड्स टू रीजॉइन।
ओके तो कहीं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करके वापस रीजॉइन ना कर जाए, हेलिकेज की एक्टिविटी वेस्ट ना चली जाए, उसको ये रोक के रखते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर आपको ये जो दो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स है ना आपको नजर आएंगी, एक्सपोजिंग देयर नाइट्रोजनस बेसिस। तो इस तरीके से जब ये एक्सपोज्ड नाइट्रोजनस बेसिस वाली जो दो स्ट्रैंड सेपरेटेड नजर आती हैं, दे एक्चुअली फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये दो आपको क्या नजर आ रही हैं, दीज आर अवर template strand. This is template strand number 1 and this is the template strand number 2. ठीक है, अब देखो इन template strand के कॉम्प्लीमेंट्री ही सिंथेसिस होगा आपके न्यू सिंथेसाइज या फिर न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए का। अब देखते हैं आगे की रिएक्शंस कैसे आकर करेंगे। नाउ यू नो वेरी वेल ये आपकी स्ट्रैंड सेपरेटेड है और इनकी पोलैरिटी भी डेफिनेटली हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे थ्रू आउट दी अवर एक्सप्लेनेशन। तो देखो यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रैंड नजर आ रही है, लेट्स सपोज इसकी जो पोलैरिटी है वो यहाँ पर 3 प्राइम इस एंड पे है, तो ऑब्वियसली इस एंड पे इसका 5 प्राइम एंड होगा, है ना। डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं आपको पता है दे आर एंटी पैरेलल, तो इसका मतलब यहाँ 3 प्राइम एंड है तो ये 5 प्राइम होगा। तो अगर मैं इस स्ट्रैंड में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ऑब्वियसली जितना पोर्शन अभी तक अनबाउंड हुआ है उसमें इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम होगी, क्योंकि अगर ये 3 प्राइम एंड है तो इस स्ट्रैंड का यहाँ पर 5 प्राइम एंड होगा ना, और यहाँ पर अगर इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है तो यहाँ पर इसका 3 प्राइम एंड होगा कि नहीं। ओके, नाउ वी आर ऑल सॉर्टेड। हमको बस अब यहाँ पर सिंथेसिस करना है नए डीएनए का, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच ऑफ दीज टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। अब देखो बच्चों, जो चीफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है नए डीएनए के सिंथेसिस का, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। बट डीएनए पॉलीमरेज की एक ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था, एक लिमिटेशन थी कि इसको ये नहीं पता होता है कि डीएनए सिंथेसिस करना कहाँ से है, इट डजंट नो अबाउट इट। तो उसके लिए ना उसको एक गाइडिंग आरएनए का स्ट्रेच जो है, मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा प्रेजेंट नजर आना चाहिए, और वो आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा डीएनए पॉलीमरेज को सिग्नल भेजता रहता है कि यहाँ से डीएनए का सिंथेसिस करना है। बट वो आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होगा और उसको कौन सिंथेसाइज करेगा, तो उसका जिम्मा लेता है एक पर्टिकुलर एंजाइम विच इज कॉल्ड द प्राइमेज। तो प्राइमेज नाम का एक एंजाइम हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की 3 प्राइम एंड पर जाके बाइंड करके वहाँ पर उस 3 प्राइम एंड के स्टार्टिंग के कुछ सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है वो सिंथेसाइज करके चला जाता है। तो देखो नेक्स्ट जो हमें रोल देखने को मिलेगा वुड बी ऑफ द एंजाइम प्राइमेज, जो कि हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड ये थी, इसके 3 प्राइम एंड पे कॉम्प्लीमेंट्री, देखो यहाँ पर आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए प्राइमेज हमेशा 3 प्राइम एंड पे बाइंड किया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ये वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे प्राइमेज जो है वो ऑपोजिट बाइंड किया, और यहाँ पर ये आरएनए के स्ट्रेच को, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को सिंथेसाइज करके कुछ छोटे से मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करके गायब हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसने क्या किया, छोटा सा आरएनए यहाँ पर लगाकर चला गया। अब ये जो आरएनए है ये सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा। अब देखो आरएनए जो सिंथेसाइज हुआ है वो भी तो एक न्यूक्लियोटाइड ही है ना, या फिर आपको न्यूक्लिक एसिड ही नजर आएगा ना। तो देखो इसकी स्ट्रैंड्स कैसे नजर आएंगी, 3 प्राइम के ऑपोजिट हमेशा प्राइमर की 5 प्राइम एंड मिलेगी, और ये वाला जो एंड होगा दिस एंड वुड बी द 3 प्राइम एंड। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये वाला जो एंड होगा 3 प्राइम के ऑपोजिट वुड बी द 5 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर, और यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी द 3 प्राइम एंड। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो 3 प्राइम एंड्स अवेलेबल है प्राइमर के, रिमेंबर दीज आर प्राइमर विच इज द आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ आरएनए अवेलेबल है और ये सिग्नल भेजेगा डीएनए पॉलीमरेज कि यहाँ से आपको डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करना है, राइट। तो देखो यहाँ पर ये जो 3 प्राइम ग्रुप प्रेजेंट है ना, 3 प्राइम एंड पे हमेशा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, रिमेंबर दिस थिंग, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि 3 प्राइम एंड पे हमेशा OH प्रेजेंट होता है, और 5 प्राइम पे कम ऑन 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो 3 प्राइम एंड पे हमेशा एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा सकता है, बिकॉज OH के साथ फॉस्फेट इनकमिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है। क्लियर। तो देखो यहाँ पर 3 प्राइम एंड्स अवेलेबल हैं, प्राइमर जो है वो अब यहाँ पर सिग्नल भेजेगा डीएनए पॉलीमरेज को, ताकि डीएनए पॉलीमरेज इन प्राइमर्स के बगल में जाके बाइंड कर सके। तो इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, एंड डीएनए पॉलीमरेज वंस एक बार बाइंड कर जाता है, नाउ इट कैन कंटिन्यू द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। बट रिमेंबर डीएनए पॉलीमरेज
हमेशा नई स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। द रीजन इज हमेशा जो इनकमिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा 3 प्राइम एंड पे ही जाके बाइंड करता है। इसलिए हर बार 3 प्राइम एंड पे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो हमेशा नीचे वाला हमेशा 3 प्राइम एंड अवेलेबल रहेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद द न्यू न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो डीएनए पॉलीमरेज अब देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करेगा डीएनए स्ट्रैंड का। 5 प्राइम डायरेक्शन ये था, 3 प्राइम डायरेक्शन ये था, तो इसी डायरेक्शन में जाके ये वाला डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करेगा और इस डायरेक्शन में जाके ये वाला डीएनए पॉलीमरेज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा ये जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुई ये 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, ये लाइट ब्लू वाली, इसको मैं यहां पर ऐसे मेंशन कर देता हूं, और ये वाली ओरिजिनली हमारी 5 प्राइम थी तो इसका ये वाला क्या होगा 3 प्राइम। तो ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड है। आपने देखा यहां तक ओपनिंग रेप्लिकेशन फॉर की यहीं तक हुई थी बाय द एक्टिविटी ऑफ द हेलिकेज। अब देखो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी करके चला तो गया, बट यहां देखो ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस भी कंप्लीट हो गया। आगे तो कोई टेम्पलेट है भी नहीं ना ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोई भी सीक्वेंस नहीं बचा टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो अब फर्दर जो कॉइलिंग आप कहोगे डीएनए हेलिक्स जो है वो वापस से खुलेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो हेलिकेज फर्दर ओपन करेगा तो स्ट्रैंड और ऊपर जाएगी। जब स्ट्रैंड और ज़्यादा खुलती है तो और आपको रेप्लिकेशन फॉक बनता हुआ नजर आएगा। तो ये सीक्वेंस ना अब नीचे की तरफ चला जाएगा एंड फर्दर हेलिकेज जो है देखो इस तरीके से ओपनिंग करेगा फर्दर हेलिक्स की। तो ये फर्दर हेलिक्स की ओपनिंग करेगा तो आपको कुछ इस तरीके से सेपरेटेड स्ट्रैंड्स नजर आएंगी विद देयर एक्सपोज्ड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो ओरिजिनली हमने देखा एक स्ट्रैंड यहाँ न्यूली सिंथेसाइज थी, यहाँ पर इसका 3 प्राइम एंड था, और ये आपको याद होगा ओरिजिनल दूसरी वाली स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड था ऑफ द प्राइमर। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली अगर ये 5 प्राइम एंड इसका है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका 3 प्राइम एंड था, बट डेफिनेटली हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी कैसे ली थी वो आपको याद रखना है। याद करो मैंने इस वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी ली थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। क्लियर? और ये वाली की पोलैरिटी डेफिनेटली इसी के ऑपोजिट होगी, दैट इज ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में था, है ना? ओके, नाउ देखो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा नए न्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम एंड पे जोड़ सकता है, बट अगर आप देखोगे जो नई स्ट्रैंड्स बन रही थी ना, एक स्ट्रैंड पे तो 3 प्राइम OH अवेलेबल है बट दूसरे स्ट्रैंड पे 5 प्राइम अवेलेबल है। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 3 प्राइम पे नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाता है, 5 प्राइम पे नहीं। तो इसका मतलब मुझे इधर पर ना ये वाली जो स्ट्रैंड थी इस स्ट्रैंड के ऑपोजिट 3 प्राइम पोजीशन को अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा एंड इट विल स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की कोई दिक्कत नहीं है, बट डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ 3 प्राइम OH फ्री नहीं मिल रहा है। उसके लिए अगेन प्राइमेज नाम का जो एंजाइम है वो प्राइमर ऐड करके यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर देखो हमेशा प्राइमेज आपको पता है 3 प्राइम के ऑपोजिट लगता है, तो यहाँ पर ये 5 प्राइम अवेलेबल कर जाएगा और यहाँ पर 3 प्राइम अवेलेबल हो गया। तो अब इस स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज एक्ट कर सकता है लाइक दिस, एंड देन दोनों के दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमेशा क्या करेंगे नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूसली हो रही है, उसमें आपको बार बार प्राइमर नहीं लगाना पड़ रहा, वाइल दूसरी स्ट्रैंड की जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस डिसकंटिन्यूसली हो रहा है, उसमें बार बार आपको प्राइमर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे में कुछ आपको सेपरेट कंडीशन देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। लेट्स सी समथिंग लाइक दिस। तो आपको यहाँ पर ना कुछ ऐसी कंडीशन नजर आ रही है। देखो यहाँ पर मैं अभी भी वापस से पोलैरिटीज मेंटेन कर रहा हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेल। ये मेरी ओरिजिनल टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड था, ये 5 प्राइम एंड, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। तो यहाँ जो सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स होंगी, कम ऑन, ये 5 प्राइम और यहाँ पर इस वाली का 3 प्राइम, वाइल ये वाली का यहाँ पर आपको पर्पल वाली का 5 प्राइम मिलेगा और यहाँ पर इसको 3 प्राइम मिलेगा। तो आपने देखा ये वाली जो नई स्ट्रैंड सिंथेसिस हुई है, दिस वाज माय टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये वाली भी मेरी क्या थी टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के ऑपोजिट में जो ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड नजर आ रही है ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हुई थी। इस स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं द लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रही है और ये हमेशा
बनती है कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की होती है। तो जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की होगी वो हमेशा अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। वाइल जो ये दूसरी स्ट्रैंड होगी, देखो दूसरी स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है बच्चों, इस स्ट्रैंड की जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनी है ना, ये आपको कुछ टुकड़ों में बनती हुई नजर आती है, डिसकंटिन्यूसली फॉर्म होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रैंड है जिसके ऑपोजिट बनने वाली स्ट्रैंड हमेशा आपको कुछ फ्रैगमेंट्स में फॉर्म होती हुई नजर आएगी। इसको हम बुलाते हैं द लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती है और वो हमेशा फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मिलती है। सो अ लैगिंग स्ट्रैंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वाइल जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो हमेशा बनती है कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और यहाँ पर जो टुकड़ों में ये जो आपको डीएनए सिंथेसाइज नजर आ रहा है इन द न्यू स्ट्रैंड, इन फ्रैगमेंट्स को हम बुलाते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, राइट। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं। तो ये इस लैगिंग स्ट्रैंड के छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं ना, हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बुलाते हैं, जिन्हें हम फाइनली सील भी करना है। तो सील करने के लिए हमें ग्लूइंग एंजाइम चाहिए और वो ग्लूइंग एंजाइम है लाइगेज। याद है आप सभी को? तो ये वो लाइगेज है जो कि क्या करता है, इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में, देखो यहाँ पर ये प्राइमर लगा है, ये आपको पिछली वाली यानी कि नई डीएनए स्ट्रैंड का ये रिमेनिंग एंड है। तो इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करवाने के लिए ये लाइगेज अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो ये लाइगेज क्या करेगा, इन दो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स फॉर्म करके इनको ज्वाइन करवा देगा। तो लाइगेज क्या करने वाला है, कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा ओवर दिस 2 ओकाजाकी फ्रैगमेंट और यहाँ पर सील हो जाता है ऑफ योर ओकाजाकी fragments by forming the phosphodiester bond। और इस तरीके से आपको 2 strands फॉर्म होते हुए नजर आएंगी। तो फाइनली आपको यहाँ पर डीएनए 1 से 2 डीएनए फॉर्म होते हुए नजर आते हैं बाय द कंप्लीट रेप्लिकेशन प्रोसेस, जिनमें आपने देखा कि जो 2 स्ट्रैंड थी ओरिजिनली वो पैरेंटल स्ट्रैंड थी, दीज वंस। तो ये हमारी क्या है, दीज आर माई पैरेंटल स्ट्रैंड्स और इनके कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज हुई थी दी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स। तो ये आपकी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। और पोलैरिटीज डेफिनेटली आपको याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और यहाँ पर अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। और इस तरीके से सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म जो है वो आकर करता है विद इन दी ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से डीएनए जो है वो अपनी डबल कॉपीज बना सकता है। तो आई होप द इंटायर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन की इंटायर प्रोसेस को स्टडी करने के बाद नाउ इट इज टाइम दैट वी मस्ट बिगिन विद अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था अंडर द टॉपिक सेंट्रल डॉग्मा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर एक आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है फ्रॉम द डीएनए। मतलब डीएनए की जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है वो एक्चुअली ट्रांसफर होती है फ्रॉम द डीएनए इनटू द आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द आरएनए। क्लियर? ओके। एंड ये जो आरएनए सिंथेसाइज होगा ना फ्रॉम द डीएनए, इस आरएनए के सिंथेसिस में डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं बच्चों। ये इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। ठीक है, तो अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करती है इसका मतलब केवल एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगी। तो अगर हम इस डेफिनेशन को और प्रिसाइजली लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? वी वुड से इट इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए। क्लियर? तो इसका मतलब देखिए, इस प्रोसेस में जो भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए की स्क्रिप्ट यानी कि कोडेड स्क्रिप्ट के फॉर्म में प्रेजेंट थी, वो एक्चुअली अपनी स्क्रिप्ट चेंज करके आरएनए की स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं। क्लियर? ओके। अब आपको पता है बच्चों, डीएनए जो है वो एक लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल है। क्लियर है ना? अब देखो, इतना लंबा जो बायोमॉलिक्यूल है वो एक साथ ट्रांसक्रिप्शन अकर नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसका एक छोटा छोटा जो सेगमेंट होगा ना वो आपको पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा इन दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एट अ टाइम। क्लियर? और उन्हीं
उन स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स को ही हम एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बुलाते हैं. सो द नेक्स्ट टर्म दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक वुड बी कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अब देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है बच्चों, ये क्या है? द सेगमेंट ऑफ दैट डीएनए मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन एट अ टाइम. क्लियर? अब आइए इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के वेरियस कंपोनेंट्स को समझते हैं विद अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. यू नो वेरी वेल बच्चों, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन बुलाते हैं, राइट? ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जीन है, अब इसमें आपको देखो दोनों स्ट्रैंड नजर आ रही हैं डीएनए की. एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है. अब ये जो जीन है बच्चों, ये आगे जाके अपॉन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फॉर्म करता है द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. सिंस इस जीन का इन्वॉल्वमेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, इस जीन को हम बुलाते हैं द स्ट्रक्चरल जीन. क्या बुलाएंगे इसको हम? स्ट्रक्चरल जीन. इतनी बात क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरल जीन की दोनों स्ट्रैंड्स में से केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, और उस स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं द टेम्पलेट स्ट्रैंड. और उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमेशा आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में देखने को मिलती है. तो इसीलिए ये वाली जो स्ट्रैंड आपको नजर आ रही थी, इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बुलाते हैं, जिसकी पोलैरिटी हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी. ओके, तो इसका मतलब जो भी आरएनए सिंथेसाइज होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है. वाइल जो दूसरी स्ट्रैंड थी, ये वाली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाली, ये पार्टिसिपेट नहीं करती है इन दी आरएनए सिंथेसिस, और इसीलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एक और नाम बुलाते हैं, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड. अब इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बुलाते हैं वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा, बट रिमेंबर इसकी पोलैरिटी हमेशा आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगी. क्लियर है? ओके. अब ये एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसकी दो स्ट्रैंड्स को हमने डिफाइन कर लिया है एज टेम्पलेट एंड द अदर वन एज कोडिंग स्ट्रैंड. इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसको फ्लैंक करता हुआ ऑन ईदर साइड आपको कुछ सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. तो देखो स्ट्रक्चरल जीन के इस साइड पर आपको एक सीक्वेंस जो देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द प्रमोटर सीक्वेंस. ठीक है, तो ये एक प्रमोटर रीजन होता है जो कि प्रमोट करता है. यहाँ पर प्रेजेंट जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली प्रमोट करेगा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चरल जीन. सिमिलरली दूसरे एंड पे फ्लैंक करता हुआ आपको अगेन एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा जो कि टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और उसको हम बुलाते हैं द टर्मिनेटर रीजन. तो एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके बेसिकली आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे. वन इज प्रमोटर, द अदर वन इज स्ट्रक्चरल जीन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेटर. प्रमोटर प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, स्ट्रक्चरल जीन वो कंपोनेंट है जिसका एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होता है, और टर्मिनेटर टर्मिनेट करता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर इतनी बात? ओके. अब एक चीज देखिए, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच पे यानी कि जंक्शन पे आपको ये जो रीजन देखने को मिल रहा है ना, जहां से एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन बिगिन कर रहा है, इसका मतलब अगर स्ट्रक्चरल जीन यहां से स्टार्ट कर रहा है, दिस स्टार्ट पॉइंट, तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी हमेशा यहीं इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा. तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर रीजन को हम बुलाते हैं दी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट. तो इसे हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट. ठीक है, अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट के पहले जो भी सीक्वेंस है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड यानी कि पहले जो भी सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस. क्या बुलाते हैं? अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस. और इसको हमेशा हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, याद रखिएगा. और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाने वाले जो भी आपके सीक्वेंसेस होंगे, एक्चुअली जो भी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, यानी कि ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, राइट साइड में. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है, इसमें पढ़ने वाले जितने भी सीक्वेंस पढ़ेंगे इन्हें हम बुलाते हैं डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस. ठीक है, सो डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस, और ये हमेशा एक पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. क्लियर?
ओके अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बता दूं रिगार्डिंग दिस कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब आप बोलोगे भाई ये क्यों सिग्निफिकेंट है, ये तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही है आरएनए के सिंथेसिस में। द रीज़न वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट इज बिकॉज बच्चों एक्चुअली जब भी हमें कोई भी सीक्वेंस को लोकेट करना होता है ऑन द डीएनए सेगमेंट, वो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के ही रेफरेंस में होता है। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड को ही हमें हमेशा रेफरेंस मानना होता है टू डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ एनी सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपसे बोला कि प्रमोटर आपको कहाँ पर प्रेजेंट नजर आएगा ऑन दिस डीएनए सेगमेंट, तो डीएनए सेगमेंट की तो आपको यहाँ पर 2 स्ट्रैंड नजर आ रही हैं, तो किसके रेफरेंस में आप बताओगे? तो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में आप हमेशा अपनी लोकेशन को डिटर्मिन करोगे कि प्रमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड पे लोकेटेड है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर आप 5 प्राइम एंड बोल रहे हो तो हमेशा अगला पर्सन जो है वो समझ जाएगा कि आप कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बोल रहे हो। सो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर इज प्रेजेंट। क्लियर? सिमिलरली अगर मुझे बताना था कि टर्मिनेटर रीजन कहाँ प्रेजेंट है, तो यू वुड हैव सेड 3 प्राइम एंड, नॉट 5 प्राइम एंड। ठीक है, 3 प्राइम एंड क्यों? क्योंकि वो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, ठीक है, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड का ही एक एंड है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में हमेशा किसी भी सीक्वेंस की लोकेशन डिटरमिन की जाती है। सो आई होप इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज वेरी क्लियर। अब हम एक एक करके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को वाइल उसकी जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल। तो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पहले कॉम्पोनेंट प्रमोटर के साथ बिगिन करते हुए लेट अस फर्स्ट डिटरमिन इट्स पोजीशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये लोकेटेड है कहाँ पर, एट दी 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है। अब देखो ये एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, ये एक्चुअली सर्व करता है एज अ साइट जहां पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है या अटैच करता है। सो इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट और बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जैसा कि आपको नाम सिमिलर नजर आ रहा है टू द डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, ये आरएनए की स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा। अब याद रखिएगा ये जो आरएनए की स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा दैट इज गोइंग टू बी यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके ही आरएनए पॉलीमरेज उसी के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए सिंथेसाइज करता है। इसका मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब वो डीएनए पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इस आरएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बुलाते हैं। क्लियर है इतनी बात, ये आपको याद रखना है। फाइन, अब देखो ये जो प्रमोटर रीजन है उसमें ऐसा क्या है कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जाकर यहीं पर अटैच होता है। तो देखिए प्रमोटर रीजन में ना आपको कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर सकता है, और इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज जाकर यहाँ प्रमोटर रीजन पे ही बाइंड करता है। तो क्या है वो कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, आइए देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफर करते हैं। लाइक पहले हम बिगिन करते हैं विद प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये डीएनए की अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो आप देखोगे ये आपको एक डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है दी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से जितने भी ऊपर वाले सीक्वेंसेस यानी कि पहले वाले सीक्वेंसेस दे आर ऑल अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस जिन्हें हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इस स्टार्ट पॉइंट से अगर आप 10 बेस पेयर्स पीछे जाते हो -10 वाली पोजीशन पे, है ना, तो उसको अगर आप देखोगे तो वहां पर ना आपको एक कंजर्व्ड सीक्वेंस यानी कि पूरी एवोल्यूशनरी कोर्स में वो हमेशा आपको ऐसा सेम ही देखने को मिल रहा है। इस सीक्वेंस को देखो अगर हम रीड करेंगे तो इट बिकम्स लाइक TATAAT। ये जो सीक्वेंस है इसको सबसे पहली बार डिटर्मिन किया था एक साइंटिस्ट ने कॉल्ड प्रिब्नो, और इसीलिए इस सीक्वेंस को हम प्रिब्नो बॉक्स बुलाते हैं। क्लियर? ऐसा ही एक कंजर्व्ड सीक्वेंस आपको स्टार्ट पॉइंट से 35 बेस पेयर पीछे मिलता है विच इज कॉल्ड द -35 रीजन, जिसमें आपको जो सीक्वेंस मिलेगा दैट इज अ 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच इज TTGACA। ठीक है, तो TTGACA ये जो सीक्वेंस है अगेन ये भी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डिटर्मिन कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। ओके, सो जब ये दो सीक्वेंस एक आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर लेता है तो एक्चुअली वो जाकर यहीं पर बाइंड कर जाता है। क्लियर? ओके, देन अगर हम देखें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में भी अगेन आपको कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्ट पॉइंट से अगर आप 25 बेस पेयर्स पीछे जाते हो तो देखो 25 बेस पेयर्स पीछे जाने पे आपको ना एक सीक्वेंस मिलता है जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द प्रिब्नो बॉक्स एक्सेप्ट फॉर द लास्ट न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहाँ पर भी TATA बट यहाँ पर T की बजाय AA मिलता है। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है दिस इज कॉल्ड द टाटा बॉक्स, या फिर इसको हम
हॉगनेस बॉक्स भी बुलाते हैं। फाइन, ओके। एंड अगेन अगर आप यहाँ स्टार्ट पॉइंट से अगर 75 बेस पेयर्स पीछे जाते हो तो आपको एक CAAT बॉक्स मिलता है। तो अगर आप इसका सीक्वेंस देखोगे तो ये भी आपको मिलेगा, बट आपको सीक्वेंस याद नहीं करने हैं, बट जस्ट नो कि प्रमोटर रीजन में कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं जिसको RNA पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर सकता है, बिकॉज RNA पॉलीमरेज के पास इन्हीं सीक्वेंसेस के क्या प्रेजेंट होंगे, यस, द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। इसलिए वो जाकर डायरेक्टली यहीं पर अटैच और बाइंड कर जाता है, जिसके आगे से वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बिगिन करता है। सो आई होप द रीजन दैट इज प्रमोटर रीजन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच इज द स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये डीएनए का आपको एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलेगा जो कि आगे जाके अपॉन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फॉर्म करता है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल जीन बुलाते हैं। अब स्ट्रक्चरल जीन एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सेगमेंट है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको दो स्ट्रैंड्स मिल ही रही हैं डीएनए की, जिनमें से एक स्ट्रैंड को हम बुलाते थे द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द अदर वन वाज कॉल्ड द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। पोलैरिटीज मैंने ऑलरेडी बताई थी आपको, एक की पोलैरिटी होती थी 3' to 5'। तो याद रखिएगा हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो 3' to 5' डायरेक्शन में होती थी, एंड जो आपकी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड थी उसकी पोलैरिटी हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होती थी। क्लियर है? ओके। तो आपके सामने ना जस्ट टू टेल यू कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं इनको हम अलग अलग नाम क्यों देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को ना हम कोडिंग स्ट्रैंड भी बुलाते थे। अब इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बुलाते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ आपको एक डीएनए का, जीन का आप कह सकते हो सेगमेंट दे रखा है, डीएनए का सेगमेंट दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंटायर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको हम पहले तो पोलैरिटी दे देते हैं। तो ये वाला एंड लेट से 3' एंड है ऑफ दिस स्ट्रैंड और ये वाला 5' एंड है, ठीक है, और ये वाला 5' एंड और 3' एंड। अब यू नो वेरी वेल ये जो 3' to 5' रीड करने वाला स्ट्रैंड है ये कौन सा स्ट्रैंड था, द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये वाला नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। बट नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बुलाते हैं, यही क्वेश्चन है ना हमारा। ओके, सी यू नो वेरी वेल बच्चों, जब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए पॉलीमरेज जब इसको ट्रांसक्राइब करेगा तो mRNA सिंथेसाइज होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस स्ट्रैंड, ठीक है। ओके, तो जो mRNA बनेगा अपॉन द ट्रांसक्रिप्शन यही बनेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ योर mRNA। अब ये जो mRNA बना है इसके सीक्वेंस को देखो, ये जो भी सीक्वेंस होगा वो इसके हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्लियर। बट आपको एक चीज़ पता होगी, जो भी RNA होता है वहाँ पर एक आपको नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस नज़र आता है। देखो कौन सा, यू नो वेरी वेल, DNA में जहाँ पर भी थाइमीन आना चाहिए वो आपके RNA में रिप्लेस हो जाता है बाय यूरोसिल बेस, क्लियर। तो आपको याद रखना है जैसे कि T का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री A था, A का कॉम्प्लीमेंट्री T होना चाहिए था इफ इट हैड बीन DNA, बट सिंस ये एक RNA है तो A का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर यूरोसिल हो जाएगा, क्योंकि थाइमीन रिप्लेस हो जाता है बाय यूरोसिल इन केस ऑफ द RNA, क्लियर। तो जब आप इस mRNA के सीक्वेंस को और इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस को देखते हो, आप देखोगे दोनों के दोनों का जो सीक्वेंस है इट इज कंप्लीटली सेम, एक्सेप्ट द डिफरेंस वुड बी देयर इन द यस two nitrogenous bases, one is thymine and the other one is uracil। तो आपके नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं, जिसमें आपको जहाँ जहाँ पर T देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो T मिल रहा है ना, ये सारे T आपके इस mRNA में रिप्लेस हो जाते हैं बाय द यूरोसिल। तो देखो सिंस जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो एग्जैक्टली सेम है टू दी mRNA सीक्वेंस एक्सेप्ट फॉर दी थाइमीन एंड यूरोसिल, इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं, बिकॉज इसके पास ही वो इंफॉर्मेशन कोडेड है जो हमें बता सकती है कि वो क्या सीक्वेंस बेयर करेगा ऑन दी mRNA, ठीक है। तो याद रखिएगा अब ये दोनों सीक्वेंस इक्वल या सेम क्यों है बच्चों, बिकॉज यू नो वेरी वेल, चाहे आपकी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो या फिर mRNA हो, दोनों के दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की दोनों आप जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, यहाँ पर भी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी डीएनए में और यहाँ पर mRNA का भी, दोनों ही इसी के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब दोनों ही सेम होने वाले हैं, राइट। डिफरेंस आएगा बस थाइमीन एंड यूरोसिल में। सो आई होप नाउ यू गॉट इट कि इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बुलाते थे। अब देखो सिंस ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये हमें बता सकता है कि mRNA का सीक्वेंस क्या होने वाला है,
अगर हम सारे के सारे थाइमीन को रिप्लेस कर दें विद द यूरासिल। इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम एक और नाम बुलाते हैं विच इज कॉल्ड दी सेंस स्ट्रैंड, बिकॉज इट इज मेकिंग एक्चुअली अ सेंस। इसको रीड करना इट इज मोर सेंसिबल। द रीजन बीइंग, आप थाइमीन को रिप्लेस करके यूरासिल लगा दो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक mRNA का सीक्वेंस। ये एक सेंस स्ट्रैंड है, और इसी सेंस स्ट्रैंड की जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड थी विच वॉज नथिंग बट द टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बुलाएंगे। तो याद रखिएगा, सेंस स्ट्रैंड की ऑपोजिट वुड बी कॉल्ड दी एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो कि कुछ नहीं है बल्कि द टेम्पलेट स्ट्रैंड ही होती है। ओके, सो आई होप नाउ यू वुड हैव गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चरल जीन। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच इज द टर्मिनेटर। तो बच्चों, जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे टर्मिनेटर प्रेजेंट है। क्लियर? और याद रखिएगा, इसका काम क्या है? ये एक्चुअली पोजेस करता है सर्टेन सीक्वेंसेस जो कि मार्क करता है द एंडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। सो इट कंटेन सीक्वेंस दैट मार्क्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और यहीं पर जाके ट्रांसक्रिप्शन एंड कर जाती है। सो आई होप यू वुड हैव गॉट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वेरी क्लियर। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से क्वेश्चन का आइए एक जवाब ढूंढते हैं। एक क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ट्रांसक्रिप्शन में या फिर आरएनए के सिंथेसिस में क्यों केवल एक ही डीएनए की स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है, क्यों दोनों नहीं करती हैं, राइट? सो दिस मस्ट बी द क्वेश्चन, राइट? व्हाई डज ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन आरएनए सिंथेसिस? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। इमेजिन करो बच्चों, अगर आपके डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करें और अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए को सिंथेसाइज करें। तो इमेजिन करते हैं आपके सामने इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए दिखाई दे रहा है, और इस डीएनए की दोनों ही जो स्ट्रैंड्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी एमआरएनए सिंथेसिस। तो आपको यहाँ पर 2 एमआरएनए सिंथेसाइज्ड नजर आ रहे हैं। दीज आर अवर 2 एमआरएनए जो कि फर्दर अपॉन ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये बाहर आएंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में आपको पता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनका ट्रांसलेशन करेंगे इनटू द प्रोटीन। तो देखिए, अगर लेट सपोज ये दोनों के दोनों जो आपके एमआरएनए थे, अगर ये दोनों के दोनों ट्रांसलेट हो जाते हैं, दे विल अंडरगो, इफ सपोज दे अंडरगो ट्रांसलेशन, तो ये वाला एमआरएनए अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रोटीन ट्रांसलेट करता, जो कि कुछ ऐसा दिखा देता हूं मैं, ठीक है, और ये वाला एमआरएनए अपना एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन सिंथेसाइज करता, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर आपने देखा, अगर इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता रहा, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स एक एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाए और हर एमआरएनए जो है वो प्रोटीन कोड करे, तो क्या होगा? जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स थे इन द एंटायर सेल्यूलर सिस्टम वो डबल अप कर जाएंगे, और उससे क्या होगा? यस, सेल्यूलर सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैव इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला जो कॉन्सिक्वेंस है, अगर दोनों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट करती इन आरएनए सिंथेसिस, दैट वाज कि यहाँ पर इंक्रीज हो जाता द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल्यूलर सिस्टम। सो इट वुड हैव लेड टू द इंक्रीज complexity of cellular system। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस होता, ठीक है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होता? ये दोनों के दोनों जो एमआरएनए बने, दे वर ऑल सिंगल स्ट्रैंडेड ना, और सिंस ये दोनों दो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज हुए हैं, मतलब इनका भी सीक्वेंस क्या होगा? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों जो एमआरएनए थे ना, ये आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने की वजह से देखो ऐसे ज्वाइन कर जाएंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, उसके लिए तो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसलेशन अंडरगो नहीं कर पाता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। क्लियर? तो ये एक और कॉन्सिक्वेंस होता अगर दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए पार्टिसिपेट करती हैं इन आरएनए सिंथेसिस। सो आई होप नाउ यू वुड हैव गॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि भाई क्यों केवल एक ही डीएनए स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है इन द आरएनए सिंथेसिस। तो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बिगिन करने से पहले इस एंटायर प्रोसेस के की प्लेयर आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना तो बनता ही है, राइट? तो यहाँ पर हम एक क्विक कंपैरेटिव स्टडी लेने वाले हैं बिटवीन दी डिफरेंसेस जो कि आपको मिलते हैं इन दी आरएनए पॉलीमरेजेस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। तो बिगिन करते हैं अपने डिस्कशन को विद दी प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स में बच्चों आपको केवल एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज मिलता है जो कि सारे आरएनएस को ट्रांसक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो मतलब सारे आरएनएस फॉर्म कर सकता है ये अकेला एक आरएनए पॉलीमरेज। सारे कौन कौन से आरएनए को यहाँ पर ये सिंथेसाइज कर पाएगा? वन इज गोइंग टू बी mRNA, द अदर वन इज tRNA एंड द थर्ड वन इज rRNA। तो सारे ही टाइप के जो आरएनएस होते हैं उनको ये अकेला एक वन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो फॉर्म कर सकता है। क्लियर? ओके, अब देखो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये काफ़ी एफिशिएंट एंजाइम है और इसके पास आपको टोटल 6 सब यूनिट्स मिलती हैं। इसके 6 सब यूनिट्स या पार्ट्स होते हैं। अब देखो उन सारे सब यूनिट्स को आपको कैसे लिखना है? 2 तो इसके पास अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, क्लियर, एक बीटा होती है, एक बीटा डैश होती है, देन वन इज ओमेगा एंड द लास्ट वन इज सिग्मा। तो ये सारे के सारे सब यूनिट्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये एक फंक्शनल, ये कंप्लीटली फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म करते हैं, जैसे हम बुलाते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब ये कंप्लीट है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। क्लियर? वाइल अगर मैं सिर्फ इन 5 सब यूनिट्स की बात करूं, लीविंग दिस सिग्मा सब यूनिट, तो ये फॉर्म करता है द कोर एंजाइम। ठीक है, तो ये कोर एंजाइम अभी भी फंक्शनल नहीं है। इसको फंक्शनैलिटी गेन करने के लिए ये सिग्मा फैक्टर या ये जो सिग्मा सब यूनिट है उसको अपने साथ अटैच करना पड़ेगा, तभी ये फुल्ली फंक्शनल होलो एंजाइम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके, ये तो बात होगी प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की। व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में अनलाइक प्रोकैरियोट्स आपको 3 आरएनए पॉलीमरेजेस मिलते हैं। कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे? 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो देखो इनके सबसे पहले हम यहाँ पर अकरेंस की बात करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आपको न्यूक्लियोलस में देखने को मिलता है। अब यूकैरियोट्स में आपको पता है ना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे, लेट मी शो यू लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डेंस रीजन दिखाई देता है विच इज़ द न्यूक्लियोलस। तो एक यूकैरियोटिक सेल की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस के अंदर आपको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मिलता है। ठीक है, अब याद रखिएगा न्यूक्लियोलस के अंदर हमेशा कौन से टाइप का आरएनए ट्रांसक्राइब होगा? वो हमेशा राइबोसोमल आरएनए होगा। रिमेंबर, rRNA। अब rRNA आपको पता है दे फॉर्म द कॉम्पोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स, तभी तो उनका नाम पड़ा राइबोसोमल आरएनए, है ना। अब देखो आपको पता है यूकैरियोट्स में आपको 80S टाइप का राइबोसोम मिलता था, जिसकी 2 सब यूनिट होती थी। याद कीजिए, लार्जर सब यूनिट होती थी 60S टाइप एंड स्मॉलर वन वाज 40S। 60S और 40S में आपको rRNAs मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल 40S में मिलता था आपको 18S rRNA मिलता था कि नहीं? तो देखो ये 18S rRNA कौन फॉर्म कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 1। सिमिलरली ये जो 60S वाला था इसमें आपको 3 टाइप के rRNAs मिलते थे। याद कीजिए कौन कौन से? वन वॉज 28S टाइप, देन 5.8S टाइप एंड द नेक्स्ट वन वॉज 5S टाइप। बट इन 3 में से केवल 2 ही ये आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर्म करता है, विच इज 28 एंड 5.8S टाइप ऑफ rRNA। अब आप बोलोगे जो 5 वाला यानी कि 5S rRNA है वो कौन ट्रांसक्राइब करेगा? तो इट इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड विद दिस आरएनए पॉलीमरेज 3। सो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 5S rRNA को ट्रांसक्राइब करता है। तो जितने भी आपके राइबोसोमल rRNAs हैं वो एक्चुअली यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे इन द न्यूक्लियोलस बाय आरएनए पॉलीमरेज 1 एक्सेप्ट फॉर वन विच इज 5S rRNA। ठीक है, ओके। वाइल आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर जो भी यहाँ पर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 2nd एंड 3rd मिलेगा। तो इनका अकरेंस कहाँ है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। और दोनों के दोनों क्या सिंथेसाइज करेंगे? देखिए, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज 2nd है वो ट्रांसक्राइब करता है HNRNA को। अब ये HNRNA क्या है बच्चों? HNRNA इज बेसिकली नथिंग बट हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब ये क्या हुआ? देखिए, आपको याद रखना है यूकैरियोट्स के केस में जो उनका डीएनए होता है उसमें आपको कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि लेट सपोज ये डीएनए है, एक यूकैरियोटिक डीएनए, तो यूकैरियोटिक डीएनए में ना आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिलती है, कुछ कोडिंग सीक्वेंस होंगे जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इनटू द प्रोटीन, इसीलिए इन सीक्वेंसेस को हम एक्सॉन्स बुलाते हैं। ठीक है, और
यहाँ पर जो बीच में दो एक्सॉन्स के बीच में इंटरफियरिंग या फिर इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, जो कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, उन्हें हम इंट्रॉन्स बुलाते हैं। और सिंस ये कंटिन्यूसली बीच में इंटरफियर करते हैं, इंटरवेन करते हैं, वी कॉल देम इंट्रॉन्स। जो एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं एक्सॉन्स। क्लियर? अब ये टाइप का जो डीएनए सेगमेंट आपको यूकैरियोटिक डीएनए में मिलता है, इसे हम बुलाते हैं द स्प्लिट जीन। क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाएंगे, वी विल कॉल इट स्प्लिट जीन। तो एक्चुअली ये एक स्प्लिट जीन है, ठीक है? ओके, अब यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, जब ये पर्टिकुलर स्प्लिट जीन अंडरगो करेगा ट्रांसक्रिप्शन तो एक mRNA सिंथेसाइज होगा कि नहीं? तो ये एक mRNA है एंड ये अंडरगो किया है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन पूरा ही लिख देता हूं। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर यहां पर पूरा का पूरा ये जो डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड थी वो ट्रांसक्राइब होगी। तो इसमें भी आपको एक्सॉन्स मिलेंगे, इंट्रॉन्स मिलेंगे, एक्सॉन्स मिलेंगे और इंट्रॉन्स मिलेंगे। तो ऐसा जो mRNA बना जिसके पास एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस के साथ इंटरवीनिंग सीक्वेंस भी प्रेजेंट है आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्प्लिट जीन, इसको हम बुलाते हैं hnRNA, दैट इज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। ठीक है? फर्दर आप देखोगे आगे जाके ये अंडरगो करता है एक प्रोसेस जिसे हम बुलाते हैं स्प्लाइसिंग, मतलब स्प्लिटिंग की प्रोसेस करने वाला जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, ये जितने भी इंट्रॉन्स हैं फर्दर जाके ऐसे रिमूव हो जाते हैं और फाइनली एक मैच्योर RNA बनता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगेन रिमेंबर दिस थिंग, ये जो आपका हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA है उसको ट्रांसक्राइब करने वाला जो पॉलीमरेज है दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड वन न्यूक्लियर प्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है। तो hnRNA इज नथिंग बट दी प्रिकर्सर ऑफ mRNA, क्योंकि hnRNA से अगर मैं सारे के सारे इंट्रॉन्स रिमूव कर दूं तो वो mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर mRNA में। ठीक है? ओके, देन अगर हम बात करें RNA पॉलीमरेज 3 की, तो जैसा कि मैंने बताया ये 5s टाइप ऑफ rRNA फॉर्म करेगा, साथ ही साथ ये tRNAs को फॉर्म करेगा और ये एक और टाइप के RNA को फॉर्म करेगा विच इज कॉल्ड दी snRNA, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA। अब ये जो स्मॉल न्यूक्लियर RNA है ना, ये एक्चुअली स्प्लाइसिंग में ही हेल्प करता है, मतलब द रिमूवल ऑफ दिस इंट्रॉन्स में ही हेल्प करता है टू फॉर्म मैच्योर RNA। तो यहां पर सिर्फ एक्सॉन्स मिलेंगे। ठीक है? तो ये आपका मैच्योर RNA है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ना, मैंने आपको यहीं पर ही बता दी है, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि ये सारे के सारे पार्ट्स हैं क्या। तो इस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स में आपको ये एक स्मॉल न्यूक्लियर RNA भी हेल्प करता है जो कि अगेन ट्रांसक्राइब होता है बाय RNA पॉलीमरेज 3। सो आई होप द वेरियस टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेजेस इज वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की वो प्रोकैरियोट से रिलेटेड होगी। ठीक है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर आपको एक DNA का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर पोलैरिटीज़ को मेंटेन या फिर मेंशन कर लेते हैं। तो ये जो लाइट ब्लू कलर की स्ट्रैंड दिखाई जा रही है ना, इसको हम पोलैरिटी देते हैं 3' to 5'। तो इसका मतलब ये कौन सी स्ट्रैंड हुई? कम ऑन आइडेंटिफाई, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट? और ये जो पर्पल वाली स्ट्रैंड हुई इसकी पोलैरिटी होगी 5' to 3'। तो इसका मतलब ये क्या हुई? द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है? ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। तो हमने हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो ले लिया। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आप सभी को पता है जिसमें प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब जो हमारा की प्लेयर है दैट इज RNA पॉलीमरेज, उसको लाना है। अब RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के केस में 6 सब यूनिट्स को बेयर करता था, जिनमें से अगर सिर्फ 5 सब यूनिट्स प्रेजेंट हो एक्सेप्ट दी सिग्मा 1 तो हम उसको कोर एंजाइम बुलाते थे। याद है? तो लेट्स इमेजिन कि ये हमारा कोर एंजाइम है। कोर एंजाइम में आपको पता है 2 अल्फा होते थी सब यूनिट्स, एक बीटा डैश और एक ओमेगा। अगर ये 5 सब यूनिट प्रेजेंट हैं तो ये अभी सिर्फ कोर एंजाइम है। क्या है ये? कोर एंजाइम। इसको एक फुल्ली फंक्शनल एंजाइम बनने के लिए, RNA पॉलीमरेज बनने के लिए क्या चाहिए? एक सिग्मा फैक्टर चाहिए। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर जाके इससे अटैच होता है तो क्या होगा? दिस एंटायर स्ट्रक्चर विल बिकम होलो एंजाइम। तो ये होलो एंजाइम बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो जैसे ही ये होलो एंजाइम में कन्वर्ट होता है बाय द एडिशन ऑफ सिग्मा फैक्टर,
रिमेंबर सिग्मा फैक्टर की ज्वाइनिंग से जैसे ही ये एक फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बनता है, वो जाकर इस आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाता है टू द प्रमोटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का लेट्स सपोज कि ये जो रीजन मैं बनाने जा रहा हूं, दिस रीजन इज द प्रमोटर रीजन। तो आप देखोगे ये जो रीजन मैंने बनाया है, लेट्स सपोज ये प्रमोटर है। इफ दिस इज प्रमोटर, तो इस प्रमोटर पे जाके ये होलो एंजाइम विच इज द आरएनए पॉलीमरेज फंक्शनली, आप कह सकते हो फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज जाके यहां पर बाइंड कर जाएगा इस तरीके से विद इट्स सिग्मा फैक्टर एंड द कोर एंजाइम। ठीक है, बाइंडिंग हो गई। ये एंड कर देता है द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज इनिशिएशन। इनिशिएशन करवा दिया, ठीक है, मतलब इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी टू द प्रमोटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। क्लियर। और ये जो एसोसिएशन हुआ है ना, दिस इज नॉट अ परमानेंट एसोसिएशन बच्चों, ये एक ट्रांजिएंट एसोसिएशन है, मतलब ये एक टेम्पररी एसोसिएशन है। सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को फंक्शनैलिटी गेन करते हुए द प्रमोटर रीजन पे बाइंड करवाना ही इसका काम था। जैसे ये काम खत्म हुआ, सिग्मा फैक्टर लीव कर जाएगा ट्रांसक्रिप्शन साइट को। ठीक है, सो अब आता है इनिशिएशन के बाद द नेक्स्ट स्टेप विच इज द इलोंगेशन। ठीक है, अब देखो बाइंडिंग हो गई है आरएनए पॉलीमरेज की टू द प्रमोटर रीजन। अब आगे की प्रोसेस यहां से बिगिन करेगी विच इज द इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होने वाला है, ऑब्वियसली आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस बाय एडिंग मोर एंड मोर न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब आरएनए चेन का यहाँ पर इलोंगेशन होने वाला है। तो देखो यहाँ बाइंडिंग हुई थी हमारी, तो आप देखोगे ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज था वो मूव करा इस डायरेक्शन में, और इसी टाइम पे आपको पता है इनिशिएशन करवा के सिग्मा फैक्टर का काम तो खत्म हो गया था ना, तो ये सिग्मा फैक्टर जो है वो लीव कर जाएगा ट्रांसक्रिप्शन साइट को आफ्टर द इनिशिएशन हैज अकर्ड। ये हट गया। ये जो कोर एंजाइम था, दिस कोर एंजाइम एक्चुअली मूव्स ओवर दी स्ट्रक्चरल जीन। तो वो स्ट्रक्चरल जीन की टेम्पलेट स्टैंड पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको पता है जो यहाँ पर वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये जो कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज का, वो क्या बनाने वाला है, आरएनए का मॉलिक्यूल। तो जो भी एमआरएनए वो सिंथेसाइज करेगा उसके यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करता जाएगा टू दिस एमआरएनए स्ट्रेच। तो यहाँ पर वो एमआरएनए फॉर्म करता जाएगा, और उसकी पोलैरिटी क्या होगी एमआरएनए की, देखो ये 3 प्राइम एंड था तो एमआरएनए का यहाँ पर 5 प्राइम एंड होना चाहिए, और ये वाला 5 प्राइम एंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड का, तो इस स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड होना चाहिए ऑफ द एमआरएनए। क्लियर, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 3 प्राइम एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बिगिनिंग से बता रखी है। क्लियर, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए की जो स्ट्रेच है उसका सिंथेसिस हमेशा करता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू आरएनए इस डायरेक्शन में फॉर्म करेगा। एवरी न्यू न्यूक्लियोटाइड हमेशा जाके 5 प्राइम एंड पे बाइंड करता है, और इस तरीके से जैसे जैसे ये कोर एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा, देखो ये आगे के डीएनए को भी अनकॉइल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, और टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से फाइनली वो पूरे स्ट्रक्चरल जीन से होता हुआ उसके टेम्पलेट स्टैंड को ट्रांसक्राइब कर लेगा। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि इलोंगेशन में क्या हो रहा है, देयर इज इलोंगेशन ऑफ दिस एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। क्लियर, ओके। देखो इस तरीके से जैसे स्ट्रक्चरल जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होगा, तो फाइनली आप देखोगे ये जो कोर एंजाइम है वो रीच कर जाता है टू दी टर्मिनेटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो फाइनली देखिए ये टर्मिनेटर रीजन पे जाके कोर एंजाइम का क्या होने वाला है, ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का यहाँ पर टर्मिनेशन मिलेगा। तो जैसे ही आप देखोगे आपका जो कोर एंजाइम है वो यहाँ से ट्रांसक्राइब करता हुआ कहाँ पहुँच गया, ओवर हियर एट द टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन पे पहुँचते ही आप देखोगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर इतना लंबा तो आपका क्या बना, एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्ट्रक्चरल जीन। इधर पर आप देखोगे एक फैक्टर जाके एसोसिएट करेगा विद दिस कोर एंजाइम, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड द रो फैक्टर। तो वो जो रो फैक्टर है वो कैसे आने वाला है, देखिए यहाँ पर ये जो रो फैक्टर है जैसे ही जाके इससे बाइंड करेगा विद दिस कोर एंजाइम, दिस वाज योर कोर एंजाइम,
तो जैसे ही रो फैक्टर बाइंड करता है ये इन सारी चीज़ों को डिसअसेंबल कर देगा, मतलब आपका mRNA, आपका DNA और आपका ये जो कोर एंजाइम था RNA पॉलीमरेज, इन सभी को सेपरेट करके अलग कर देगा। तो इस तरीके से आप देखोगे आपके पास यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी। द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो था आपके पास, देन वी हैव दिस RNA पॉलीमरेज विद द रो फैक्टर, ठीक है, जिसने यहाँ पर टर्मिनेशन करवाया है प्रोसेस का, एंड लास्टली आपके पास एक mRNA का स्ट्रेच देखने को मिला, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी दी mRNA स्ट्रेच जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो mRNA है इसको हम नेसेंट RNA बुलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेसेंट RNA बुलाते हैं बच्चों। तो ये नेसेंट RNA आपको देखने को मिला। अब ये प्रोकैरियोट्स के केस में याद रखिएगा आपको कोई भी स्प्लिट जीन देखने को नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर सारे कोडिंग सीक्वेंस ही प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में ना इस नेसेंट RNA का आपको डायरेक्टली ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। बट व्हाट हैपेंस इज इन यूकैरियोट्स, आपको याद होगा mRNA पे ना आपको एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों मिलते हैं, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों मिलते हैं। इसीलिए इस नेसेंट RNA का, या फिर जिसको कि हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बुलाते हैं, इसका फर्दर आपको देखने को मिलेगा कुछ मॉडिफिकेशन। तो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है इन केस ऑफ ओनली यूकैरियोट्स, बिकॉज वहाँ पर इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑन दिस mRNA जिनको कि रिमूव करना होता है, सच दैट द मैच्योर RNA इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेसेंट RNA बना जिसको कि हम इवन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बुलाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर नेसेंट RNA का प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली ट्रांसलेशन होगा, बट यूकैरियोट्स के केस में इसमें कुछ चेंजेस होंगे जिन्हें हम बुलाते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस को अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। अब देखो बच्चों, ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। सो दे आर सीन ओनली इन यूकैरियोट्स, ठीक है। इस बात को याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं अगर करेंगे, द रीजन बीइंग वहां पर आपको जो भी mRNA बनता हुआ नजर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब वहां पर सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे। बट जब यूकैरियोट्स के DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है जो कि पोजेस करते हैं इंट्रॉन्स भी और एक्सॉन्स भी, तो उनका जो mRNA बनेगा, उसका जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, उसमें भी इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी कि कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इसीलिए उसका हमको क्या करना होगा, उसका मॉडिफिकेशन करवाना होगा ताकि हमारा एक मैच्योर mRNA बन सके जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि एक्सॉन्स प्रेजेंट हो। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखिए ये आपका एक प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट है ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, और यहाँ पर ये सपोज इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको कुछ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये वो सीक्वेंसेस हैं जो कि एक्चुअली कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, मतलब ये एक्सप्रेस करके प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे। सो दीज आर गोइंग टू बी कोडिंग सीक्वेंसेस। वाइल इन कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच में आपको कुछ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि ये। तो ये जो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं दीज, इनको हम इंट्रॉन्स बुलाते हैं। सो दीज आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जिनको कि हमें एक्चुअली रिमूव करना है अंडर दिस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आप वर्ड का मतलब तो समझते हो ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले मॉडिफिकेशन यानी कि चेंजेस, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन कुछ चेंजेस अगर करते हैं जिससे कि एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से फॉर्म होता है एक मैच्योर एंड प्रोसेस्ड mRNA। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस कंडीशन को तो हमने देख ही लिया है कि ये हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट है। ये एक HNRNA है बच्चों, ठीक है। HNRNA क्यों है, क्योंकि इसके पास हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है, एक्सॉन्स भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। ये इसका 5 प्राइम एंड, ये इसका 3 प्राइम एंड, और ये क्या दिखा रहा है, दी HNRNA। क्लियर। ओके, नाउ ये जो HNRNA है बच्चों, इसमें सबसे पहले इसके 5 प्राइम एंड पे क्या होगा, इसके 5 प्राइम एंड पे एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा फॉर्मिंग इट्स कैप। तो इस स्टेप को हम बुलाते हैं कैपिंग। तो पहला स्टेप इस मॉडिफिकेशन में होता है कैपिंग का। कैपिंग में क्या होगा, देखो इसके 5 प्राइम एंड पे आपको यहाँ पर एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड की
एडिशन मिलेगा एंड दैट न्यूक्लियोटाइड इज 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट। जैसे हम शॉर्टली कैसे लिख सकते हैं, देखिए 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, 3 फॉस्फेट्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये 5 प्राइम एंड पे गुआनोसिन के अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट हो रहा है, फॉर्मिंग द 5 प्राइम कैप, जिसे हम जी कैप भी बुलाते हैं, ठीक है। ये हो गया द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ मॉडिफिकेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे अब इस 3 प्राइम एंड पे ना आपको एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स का आपको बहुत सारे रेसिड्यूज, लगभग 200 to 300 एडिनाइलेट जो रेसिड्यूज होते हैं उनका अटैचमेंट मिलेगा। एडिनाइलेट याद रखिएगा उन न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं जिनके पास नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, एडेनिन होता है, एडिनाइलेट या फिर एडिनाइलिक एसिड, जिसको कि हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बुलाते थे बच्चों। तो देखिए यहाँ क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट स्टेप में वी विल सी द टेलिंग। सो टेलिंग में देखो क्या होगा, ये होगा द सेकेंड स्टेप। तो 5 प्राइम एंड पे कैपिंग तो हमने देख ली, 3 प्राइम एंड पे आ जाओ। 3 प्राइम एंड पे यू विल सी आपको बहुत सारे एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स अटैच नजर आएंगे। इनका नंबर कितना होगा, लगभग 200 to 300। तो इसको हम पॉली एडिनाइलेट टेल बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिनाइलेट यानी कि एडिनाइलिक एसिड्स की बहुत सारी चेन देखने को मिल रही है, न्यूक्लियोटाइड्स के रेसिड्यूज मिल रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड पॉली एडिनाइलेट टेल। तो 5 प्राइम एंड पे कैपिंग हो गई ऑफ दी 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल की टेलिंग हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो आने वाला है विच इज गोइंग टू बी फाइनली द रिमूवल ऑफ दीज इंट्रॉन्स, और रिमूवल ऑफ दीज इंट्रॉन्स वुड बी कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप आपको देखने को मिलने वाला है इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड स्प्लाइसिंग। सो स्टेप नंबर 3 वुड बी स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग में देखो जितने भी ये इंट्रॉन्स थे फ्रॉम दिस HNRNA दे आर ऑल गोइंग टू बी रिमूव्ड, ठीक है। और इस स्प्लाइसिंग करवाने के लिए यू नीड अ कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड द स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, देखो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है 2 चीज़ों से। वन इज योर, रादर वील टेक दिस कलर, तो यहाँ पर आपको चाहिए SNRNAs, याद है ये वही SNRNAs है जो कि कौन फॉर्म करता था, RNA पॉलीमरेज 3, ये वही SNRNA है, स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, और अलॉन्ग विथ सर्टेन प्रोटीन्स ये कंबाइन करके फॉर्म करते हैं दिस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, जो कि जाकर जितने भी ये इंटरवीनिंग इंट्रॉन्स हैं उन सीक्वेंसेस को रिमूव कर देता है। एंड फाइनली आपको एक मैच्योर आरएनए देखने को मिलेगा, प्रोसेस्ड आरएनए देखने को मिलेगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होंगे। तो दिस विल फाइनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ mRNA which is actually mature. That means it is ready for the next step which is translation, that is protein synthesis. ठीक है, तो आई होप आपको वेरियस जो चेंजेस देखने को मिलते हैं इन दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस वो आपको समझ आए होंगे। अब इस एंटायर प्रोसेस को ना हम समराइज कर सकते हैं ताकि हम आगे की कंटिन्यूटी को बना सकें। तो देखते हैं एक सिंपल डायग्रामेटिक व्यू से कि कैसे ये वेरियस चेंजेस अगर करते हैं विद इन दी सेल। तो यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल आपको दिखाया जा रहा है, और ये यूकैरियोटिक क्यों है, बिकॉज आपको पता है न्यूक्लियस यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड दिख रहा है। तो आइए थोड़ा सा न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर हम जूम इन करते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर जूम इन करने पे हमको क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपको एक डीएनए मिल रहा है। ये डीएनए का एक सेगमेंट जो है जिसको हम एक जीन बुला सकते हैं, उसमें आपको एक्सॉन्स भी मिल रहे हैं और इंट्रॉन भी मिल रहे हैं। तो ऐसे वाले जीन को हम क्या बुलाते हैं, जो यूकैरियोट में पाया जाता है जिसके अंदर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट है। वी कॉल सच जीन एज द स्प्लिट जीन। ठीक है, तो इन्हें हम स्प्लिट जीन बुलाएंगे। अब ये जो स्प्लिट जीन है इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाला जो
mRNA है यहाँ पर, mRNA पे भी आपको एक्सॉन्स इंट्रॉन्स मिलेंगे। अब ये जो एक्सॉन इंट्रॉन कंटेनिंग जो हेट्रोजीनियस सीक्वेंस होगा आरएनए का, दैट वुड बी कॉल्ड HNRNA। क्या बुलाएंगे इसको हम? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ओके। अब ये जो HNRNA बना है बच्चों, इसकी कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होंगी। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में याद कीजिए, सबसे पहले स्टेप पे क्या होता था? फर्स्ट स्टेप वाज द कैपिंग, उसके बाद फॉलोड बाय टेलिंग, देन वी हैव इज स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पर देखो कैपिंग होगी 5 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे टेलिंग होगी, और जितने भी आपके इंट्रॉन्स थे, ऑल दीज इंट्रॉन्स आर गोइंग टू बी स्प्लाइस्ड अप, इनको स्प्लिट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपको एक मैच्योर mRNA फॉर्म होता हुआ नजर आएगा इनसाइड द न्यूक्लियस और इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या होगा? मैच्योर mRNA न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब इसको बाहर जाना है ना, कोडेड इन्फॉर्मेशन लेके इनटू द साइटोप्लाज्म, ताकि वहाँ पर जाके ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। तो ये जो mRNA है इसका आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखो, ये एक्सपोर्ट होके बाहर आएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये जो mRNA है इसका फर्दर ट्रांसलेशन होगा टू फॉर्म द प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेरियस चेंजेस नजर आते हैं आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, और फाइनली ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA बनेगा दैट विल लीड टू ट्रांसलेशन ऑफ द proteins. So I hope this topic is very clear to all of you now. So बच्चों, this was all for today from the chapter Molecular Basis of Inheritance. I hope आज के सेशन में हमने जो भी टॉपिक स्टडी किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।